बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 27 हमने कल पढ़ना था, लेकिन फाइल में कोई इशू आ गया था, बच्चों के पास ये फाइल ओपन नहीं हो रही थी ग्रुप में, शायद ये फाइल करप्ट हो गई थी, तो मैंने इसको दोबारा कंपाइल करके सेंड कर दिया है। तो आज लेक्चर नंबर 27 और उसके बाद लेक्चर नंबर 28, ये दोनों आज इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। दोनों बिल्कुल मिलते जुलते ही हैं। इसमें हमने पढ़ना है सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है जी, सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी। और 27 में हमने पढ़ा था स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं, दोनों मिलती जुलती ही ओवरलैपिंग चीज़ें हैं और थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें लगती हैं। आमतौर पे हमारे पास जो बच्चे होते हैं उनका साइंस का बैकग्राउंड होता है, साइकोलॉजी पढ़ा नहीं होता, सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट साइकोलॉजी नहीं पढ़ा होता। इस वजह से जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, ये जो आपका टॉपिक है पेडागोजी में, ये आम तौर पे आपके मार्क्स कट जाते हैं यहाँ से। इसको थोड़ा सा आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल होकर पढ़ना पड़ेगा और साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें आपको रट्टा भी लगाना पड़ेंगी। इस वजह से इसको थोड़ा सा आपने फोकस करके पढ़ना है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से क्या मुराद है कि तीन जो मुख्तलिफ किस्म की जो माइंड सेट है ना साइकोलॉजी के हवाले से, कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, उसके हवाले से वो मुख्तलिफ किस्म के माइंड सेट है, ठीक है जी, मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात हैं लोगों के, वो कौन कौन से हैं जो उसमें आपने पढ़ना है। एक बिहेवियरल साइकोलॉजी है, इसको बिहेवियरिज्म भी कहते हैं, इसकी जो स्टडी है, इसकी जो थ्योरी है, उसको हम बिहेवियरिज्म भी करते हैं। वो लेक्चर नंबर 28 में आएगा बिहेवियरिज्म, ठीक है जी, वो हमारे पास आएगा लेक्चर नंबर 28 में। स्ट्रक्चरलिज्म और उसको फंक्शनलिज्म और गेस्टालिक, और उसके बाद गेस्टाल्टिक के बाद आपका जो ना साइकोएनालिसिस, ठीक है, और उसके बाद बिहेवियरिज्म, ये बिहेवियरिज्म। तो ये बिहेवियरिज्म भी आपके पास क्या जी, मुकम्मल एक थ्योरी थी, ठीक है जी, तो वो भी आपने इसके मुताबिक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ना होता है जी आपके पास ये कोग्निटिव साइकोलॉजी। ये कोग्निटिव साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइकोलॉजी आपस में बिल्कुल उलट है। ये कोग्निटिव साइकोलॉजी और आपके पास जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है, ये आपस में दोनों उलट हैं, उलट चीज़ें हैं, ठीक है जी। इनमें आपने फ़र्क देखना होता है और इनमें आपने ये देखना होता है कि बिहेवियरिज्म जो है ना वो किसने पेश की थी, इसके जनाब सपोर्ट करने वाले कौन कौन से जो आपके पास साइकाट्रिस्ट थे, ठीक है जी। और उसके बाद और जो ना कोग्निटिव साइकोलॉजी के वाले से इसमें थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी तीसरा स्कूल ऑफ थॉट आपके पास है साइको एनालिटिक साइकोलॉजी, साइको एनालिटिक साइकोलॉजी, ठीक है। ये तीनों हम पढ़ेंगे लेक्चर 27 में। और 28 में हमने पढ़ा जी स्ट्रक्चरलिज्म, और उसके बाद हमने पढ़ा जी फंक्शनलिज्म, फिर हमने पढ़ा जी गेस्टाल्टिक साइकोलॉजी, फिर हमने पढ़ा जी साइकोएनालिसिस, ठीक है जी, और उसके बाद हमने पढ़ा बिहेवियरिज्म, ठीक है। और एंड पे मैंने इनका कंपैरेटिव एनालिसिस भी लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद जब आप इनका कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे ना, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म का आपस में क्या कैसे कंपैरिजन हम करते हैं, ये एक जैसी हैं, ये उलट है। फिर आपके पास स्ट्रक्चरलिज्म और गेस्टाल्टिक साइकोलॉजी, आपस में इनका एनालिसिस आपने करना है। फिर फंक्शनलिज्म और बिहेवियरिज्म, इनके दरमियान फंक्शनलिज्म और साइकोएनालिसिस के दरमियान आपने कंपैरिजन करना है। फिर गेस्टाल्टिक और आपके पास साइकोलॉजी, गेस्टाल्टिक साइकोलॉजी और साइकोएनालिसिस में आपने कंपैरिजन करना है। फिर जी आपने गेस्टाल्टिक साइकोलॉजी और बिहेवियरिज्म, जब इनको आप कंपैरिजन में पढ़ेंगे, कंपैरेटिव इनकी स्टडी करेंगे तो मजीद चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आना है ये आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादातर आना है, या अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई उसमें से एक सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभार, बल्कि आमतौर पे ये सीधा क्वेश्चन ही बड़ी काफ़ी ज़्यादा पूछता है कि देखें जी आपके पास जो स्ट्रक्चरलिज्म है, जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये जनाब किसने पेश की थी। जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये जनाब जो आपका था विलियम वॉन्ट, ठीक है जी, तो ये साइकाट्रिस्ट का साइकोलॉजिस्ट का नाम भी पूछ लेता है वो, ठीक है। फंक्शनलिज्म जैसे पिताजी विलियम जेम्स ने पेश की थी, ठीक है, इसकी एज याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से ये आसान क्वेश्चन भी कभी कभार बन जाता है, बताया जी फंक्शनलिज्म किसने पेश की थी, गेस्टाल्टिक साइकोलॉजी, या ये जो तीन साइकोलॉजिस्ट थे इनके नाम पूछ लेता है, ठीक है जी। तो ये अगर ये नाम पूछ रहे तो फिर तो यहीं से आपका जो ना आसानी से करीब से आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन इसमें जो आमतौर पे क्वेश्चन में पूछता है वो आपसे वो इसमें जो है ना ये इसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है जी। अब चलते हैं जी इनकी थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी बिहेवियरल स्टडी की, बिहेवियरल साइकोलॉजी की। बिहेवियरल साइकोलॉजी जो है आपके पास है, बिहेवियरल साइकोलॉजी, ये इसके वाले से जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने कौन कौन सी करनी है। बिहेवियरल साइकोलॉजी में सबसे पहले बात यह है कि जी बिहेवियरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ओरिजिनेटेड विद द साइकोलॉजिस्ट जॉन बी वाटसन। जॉन बी वाटसन जो था ना, यहाँ से जनाब ये बिहेवियरल साइकोलॉजी स्टार्ट हुई थी, ठीक है जी।
उसके बाद आपके पास जी उसने क्या कहा था, ही कंक्लूडेड दैट द होल आइडिया ऑफ कॉन्शियसनेस इज एब्सर्ड। क्या मतलब है, बिहेवियर साइकोलॉजी ने कहा था कि जनाब जब बंदे की आप नफ्सियात को पढ़ते हैं, बच्चे की बिहेवियर को, बच्चे के माइंड को, किसी भी इंसान के आप जहन को पढ़ते हैं, तो उसमें जो आपके पास कॉन्शियसनेस की जो बात आप करते हैं ना, जो शऊर की बात करते हैं, जो माइंड की बात करते हैं, वो अब्सर्ड है, वो फजूल है। वो बात क्या है जी, फजूल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा, बताएं जी कौन सी जो ना स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी का जो कहता है कि कॉन्शियसनेस इज एब्सर्ड, कॉन्शियसनेस जो है वो फजूल है, तो वो बिहेवियरल साइकोलॉजी वाले कहते हैं। ठीक है जी। अब बिहेवियरल साइकोलॉजी वाले कहते क्या है जी, वो कहते हैं जी कॉन्शियस की बात छोड़े, असल में क्या, अगर आपने किसी की नफ्सियात को समझना है, किसी की आपने ब्रेन को या उसके बिहेवियर को समझना है, तो क्या जी, consciousness cannot be proved by any scientific test, for conscious cannot be seen, टच्ड और एग्जिबिटेड इन टेस्ट ट्यूब। कहता है जी जो जो आपका शऊर है, जिसको हम किसी चीज़ को हम शऊर कहते हैं, उसको ना तो हम देख सकते हैं, ना ही हम टच कर सकते हैं, ना ही किसी साइंटिफिक टेस्ट से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। शऊर जो है ना, इसको हम किसी किस्म से हम इसको टेस्ट ट्यूब में नहीं ला सकते। इवन इफ इट एग्जिस्ट इट कैन नॉट बी स्टडीड साइंटिफिकली। कहता है जी अगर शऊर कहीं पे एग्जिस्ट कर भी रहा है, शऊर जो रहता भी है, शऊर है, आप समझ लें, वो तो कहता है ना शऊर नाम की चीज कोई नहीं है जो फजूल है, लेकिन वो कहता है अगर शऊर कहीं पे एग्जिस्ट भी कर रहा है, इसका कोई वजूद है, तो फिर भी हम इसको स्टडी तो नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट ओनली टू प्राइवेट इंस्पेक्शन। ये सिर्फ प्राइवेट, हर बंदे की इंस्पेक्शन के साथ इसका ताल्लुक है, हर बंदे की जो ना उसमें एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, हर बंदे का प्राइवेटली अलहदा तौर पर, हर बंदे की नफ्सियात जो है ना, उसका जो शऊर जो है ना, वो हर बंदे का अलहदा चैप्टर है। यूँ हम जो है ना एज ए होल ये शऊर को हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है जी। देयरफॉर इफ वी इंटेंड टू मेक साइकोलॉजी ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर वी शुड कंसंट्रेट ओनली ऑन द ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर। कहते हैं जी आपने जो बंदे की नफ्सियात है उसको आपने ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर से को देखकर ही आपने फैसला करना है कि इस बंदे की नफ्सियात कैसी है, इस बंदे का बिहेवियर कैसा है, ये बंदा अच्छा है कि बुरा है कि कैसा है। जो आपको सामने नजर आ रहा है ना, सिर्फ उसी के ऊपर ही आपने फोकस करके आपने देखना है कि जनाब इस बच्चे का जो बंदे का बिहेवियर है, फॉर एग्जांपल कोई स्टिमुलाई है, कोई मुहर्रक है, किसी भी कोई भी आप उसको बात करते हैं, उसको टच करते हैं, उसको जनाब कोई भी किसी किस्म का को मुहर्रक देते हैं, उसके बदले में वो रिस्पॉन्स क्या करता है, वो जो उसका रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स ही जनाब फैसला करेगा कि इस बंदे का बिहेवियर क्या है, इस बंदे का माइंड क्या है, इस बंदे की नफ्सियात क्या है, इस बंदे का जनाब जो है ना, इसके बंदे के बारे में आपने राय कायम करनी है। तो फिर आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो ऊपर ऊपर से आपको सामने नजर आती हैं चीजें, वही उन्हीं से ही आपने फैसला करना होता है कि आपने जनाब वो बंदे का बिहेवियर कैसा है। तो ये आपके पास बिहेवियर साइकोलॉजी थी। ठीक है जी। इसके आगे इसमें तकरीबन इसमें जो सिर्फ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ठीक है जी, तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। बाहर जो इसमें जो आप जो कंसेप्ट था वो बस यही था। ठीक है जी। द थ्योरी ऑफ बिहेवियर प्रोपेगेटेड बाय द वाटसन वाज इन फैक्ट बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द रशियन साइकोलॉजिस्ट जनाब पावलो से जनाब इसने क्या किया था, वहां से ये मुतासर होकर इसने ये जनाब लिखी थी। ठीक है जी, समझ आ गई है, ये भी बात वो पूछ सकता है। तो ये आपके बिहेवियरलिज्म की एक ही कंसेप्ट आपके माइंड में बैठना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको इतनी डिटेल से इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि जब आप, क्योंकि हमने आज काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है, तो इनको आप बस थोड़ा थोड़ा एक दो कंसेप्ट इनको आप रखेंगे, कंपैरेटिवली इनको याद करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आप एक ही दिन में इन सारी जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजीज हैं या जिसकी जो जितने भी नज़रियात हैं सबको डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप ये मिक्सअप हो जाएंगी, आपको ये परेशान करेंगे, याद नहीं होंगी। इसलिए इनका एक एक दो कंसेप्ट ही सिर्फ माइंड में क्लियर करके, तो इनको आपस में कंपैरिजन करके, इसको सेपरेट सेपरेट इनके डिफरेंशिएट करके इनको याद करने की कोशिश करें। एक दो कंसेप्ट आज के लेक्चर में कर लें, जब रिवीजन करेंगे एक दो कंसेप्ट इसमें और डालूंगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला इसमें कंप्लीट आपको इसके ऊपर अबूर हो जाएगा। लेकिन अभी आपने सिर्फ इसको कोशिश करनी है कि सिर्फ अपने माइंड में कैच करने की, थोड़ी सी कैद करने की कोशिश करें। ये चीज़ें आपको समझ ही नहीं आती, ये आपस में मिक्स अप बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे बिहेवियरलिज्म के हवाले से आपने सिर्फ एक ही बात याद कर ली कि बिहेवियर जो साइकोलॉजी है वो कहता है जी जो आपका जो कॉन्शियसनेस है, जो शऊर है, जो बंदे का माइंड है, जो जहानत है, वो कुछ भी नहीं है। आपने किसी बंदे को छेड़ा, किसी को मुहर्रक किया, उसको टच किया, किसी को जरा उसको कोई आवाज़ दी, उसको बात की, उसको गाली दी या उसकी प्रेज की, उसकी तारीफ की, उसके रिस्पॉन्स में वो करता है, उसके जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उसी से ही उसका आप उसकी जनाब अच्छाई या बुराई या उसकी नफ्सियात का आप अंदाज़ा लगाएंगे।
फिर जो आपके पास कोग्निटिव साइकोलॉजी है ना, कोग्निटिव साइकोलॉजी कहती है जी नहीं ये जो बिहेवियरलिज्म है ना ये बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने क्या कहा जी, इन्होंने कहा जी ना मेन थीम ऑफ दिस न्यू स्कूल इज कोग्निटिव रेवोल्यूशन। कोग्निटिव रेवोल्यूशन जो जहानत की बात है ना, जहानत और शऊर पे ये मुकम्मल फोकस करता है कोग्निटिव साइकोलॉजी। कोग्निटिव साइकोलॉजी कहती है जनाब जो बंदा, आप किसी बंदे को कोई स्टिमुलाई देते हैं, कोई मुहर्रक देते हैं, कोई जनाब उसको छेड़ते हैं, उसका जो उसका रिस्पॉन्स आएगा ना, उसकी स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स, स्टिमुलाई एस और रिस्पॉन्स मीन आर, एस और आर के दरमियान जो चीज़ थी ना जी, एस और आर के जो दरमियान में चीज़ थी, असल वो बंदे की नफ्सियात है, वो बंदे का असल बिहेवियर है। कि जनाब ये जो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के दरमियान जो चीज़ें उसमें जो जो उसके अंदर जो ना जो जो उसके माइंड में चीज़ें एपिटाइट हुई हैं, उसके माइंड ने जो उनको उन चीज़ों को कैसे जनाब उसमें उसमें जो ना रिएक्शन कैसे हुआ है, ठीक है जी, वो चीज़ें जो है ना ये ज़्यादा जनाब मैटर करती हैं। बाय रेफरिंग टू इट्स एट द ब्लैक बॉक्स थ्योरी, ब्लैक बॉक्स थ्योरी जनाब को उसने हेल्पिंग मटेरियल लिया था ब्लैक बॉक्स थ्योरी के मुताबिक, ठीक है जी। इट इज़ इम्प्लाइड, अब ब्लैक बॉक्स थ्योरी क्या कहती है जी, इट इज़ इम्प्लाइड दैट द बिहेवियरिस्ट आर कंसर्न्ड विद द आउटपुट आर रिस्पॉन्स। कहता है जो बिहेवियरिस्ट है ना, जो बिहेवियरल साइकोलॉजी को मानने वाले हैं, वो सिर्फ देखते हैं आउटपुट को या रिस्पॉन्स को। आउटपुट मीन का जो जाहिर चीज़ें नजर आ रही है सिर्फ उसी को देखते हैं of the organism in a certain situation, and sometimes they are concerned with the input or stimuli। कहते हैं या तो वो सिर्फ जो ना आउटपुट और रिस्पॉन्स के ऊपर सिर्फ फोकस करते हैं, या जो ना इनपुट या स्टिमुलाई, स्टिमुलस कहते हैं जो भी किसी चीज़ को जो वजह बनता है किसी बंदे के बिगाड़ में, या फॉर एग्जांपल आपने एक सामने बंदा बैठा हुआ है तो आप वहाँ पे जाकर उसको क्या कहते हैं कोई सुई छुपो देते हैं या चुटकी काट देते हैं, तो एकदम से वो अपनी जगह से उठ जाएगा। तो वो उसका रिस्पॉन्स क्या था, उठना उसका रिस्पॉन्स था, और वो किस वजह से उठा है, आपने चुटकी जो काटी है उसको या उसको आवाज़ दी है, वो उसका स्टिमुलस है, मुहर्रक ये है कि जिसकी वजह से उसने हरकत की है। वो कहता है जो आपके पास बिहेवियरिस्ट हैं वो या तो आउटपुट को देखते हैं या इनपुट को देखते हैं, सिर्फ उसके दरमियान वाली जो चीज़ है ना, बट डू नॉट कंसीडर दैट ट्रांसफराइज बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। वो कहता है जी एस एंड आर के दरमियान जो चीज़ है ना, जो ब्लैक बॉक्स है, जो आपका जो ब्लैक बॉक्स है, जो आपको जो काला डब्बा है, ठीक है जी, उसको जनाब ये जो ना बिहेवियर वाले जो ना वो नहीं देखते। तो कोग्निटिव वाला कहता है जी असल जो ब्लैक बॉक्स है ना, जो आपका ना एस और आर के दरमियान, असल ये चीज़ है, असल ये चीज़ है, ठीक है जी। अब कहता है जी कोग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डील विद द मैन्स थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, परसेप्शन, इमेजरी एंड अदर मेंटल प्रोसेस। कहते हैं जी जो आपके पास जो जो कोग्निटिव साइकोलॉजी वाले हैं वो इंसान की थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो सारी की सारी उसके ऊपर ये फोकस करते हैं कि जनाब जो बंदा है ना उसकी मेमोरी क्या है, उसकी थिंकिंग पावर क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, डेवलपमेंट्स वगैरह, परसेप्शन वगैरह, वो कैसे कैसे चीज़ों को परसेप्ट करता है, वो असल बंदे की नफ्सियात है, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिर्फ आपने यही बात याद कर ली, जो आपके पास बिहेवियरल साइकोलॉजी वाले हैं वो सिर्फ एस एंड आर के ऊपर जो ना फोकस करते हैं, एस मीन स्टिमुलस और आर मीन रिस्पॉन्ड। लेकिन जो आपके पास जो कोग्निटिव साइकोलॉजी वाले हैं वो कहते हैं एस और आर के दरमियान जो बंदे की फीलिंग्स है, बंदे की जो थिंकिंग पावर है, जो बंदे की मेमोरी है, इसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है जी। इसको कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ें जो ना थोड़ी थोड़ी जो ना ये आसान होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद है जी आल्सो डील विद द हायर ह्यूमन मेंटल फंक्शन लाइक इनसाइट, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कहते हैं जो 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 बंदा है, जो जो उसकी जो जो नफ्सियात है, जो उसका बिहेवियर है, वो उसकी इनसाइडनेस है, क्रिएटिविटी के ऊपर है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरह से वो अपने प्रॉब्लम जो फेस करता है उनको सॉल्व कैसे करता है, उसके ऊपर जनाब उसकी जहानत बेस कर रही है, ठीक है जी। समझ आ गई है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें आस्ते आस्ते समझ आना शुरू हो जाएंगी। कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट आर टोटली अपोज टू द स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच ऑफ द बिहेवियरिस्ट। कहता है ये जो कोग्निटिव साइकोलॉजी है, जो बिल्कुल जो ना बिहेवियरल साइकोलॉजी के बिल्कुल उलट है। अब यहाँ से एमसीक्यू ये भी आपका क्लियर होगा, पूछ लेगा आपसे जो कोग्निटिव साइकोलॉजी है या और जो आपके पास जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है, वो ये इनका आपस में क्या ताल्लुक है, ये सेम है या उलट है? तो ये आपस में क्या है जी, उलट है। ये आपस में क्या है जी, उलट है। द ह्यूमन माइंड डज नॉट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन एग्जैक्टली फ्रॉम द एंड फ्रॉम इसका जो ना बंदे का माइंड क्या है। तो वो कहते हैं जी जो बंदे का रिस्पॉन्स है ना, वो रिस्पॉन्स स्टिमुलस के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलस के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये जो कोग्निटिव वाले कहते हैं जनाब जो आपका रिस्पॉन्स है ना, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, दो बंदे सामने बैठे हुए हैं, दो बंदे फॉर एग्जांपल सामने बैठे होते हैं। एक बंदे को जनाब आप क्या कहते हैं, उसको आवाज़ देते हैं तो वो हंसना शुरू कर देता है,
वो हंसना शुरू कर देता है। एक बंदे को आप आवाज देते हैं, वो आपसे लड़ना शुरू कर देता है। आपने आवाज सेम दी है, हो सकता है ये जो बंदा है ये आपका फ्रेंड है और ये जो बंदा है ये आपका ओपोनेंट है, या ये जो बंदा जो है ना ये आपका सेम जेंडर का है और ये जो बंदा है ये आपका क्रॉस जेंडर का है। ये फॉर एग्जांपल ये बॉयज बैठे हुए हैं, किसी बॉय ने इसको आके टच कर दिया, इसको पीछे से हाथ लगाया, ठीक है, जिसके कंधे पे हाथ रखा, तो वो उसके साथ मुतवज्जो होगा। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फीमेल बैठी हुई है, ठीक है, अननोन फीमेल, उसके कंधे पे आप हाथ रखेंगे वो गुस्सा कर जाएगी। मींस के जो स्टिमुलस है वो रिस्पॉन्स का जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार क्या है, कौन सी चीज़ है, जो स्टिमुलस को माइंड ने एक्सेप्ट कैसे किया है। जो आपका माइंड है, जो बंदे का, जिसको आपने स्टिमुलस दिया है, को मुहर्रक दिया है, उसने उसको किस तरीके से उसके माइंड ने उसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है जी, स्टाइल दैट इज कन्वे टू हिम, किस स्टाइल से आपने स्टिमुलस उसको कन्वे किया है। ठीक है जी, एक बंदा है, एक बंदे को आप क्या करते हैं, आपका जो बात करने का स्टाइल है, आप कोई उसको किसी फॉर एग्जाम्पल कुछ तनकीद भी कर रहे हैं किसी बंदे के ऊपर, तो आपका स्टाइल तनकीद करने का ऐसा है कि उस बंदे को गुस्सा नहीं लग रहा, वो बंदा क्या कर रहा है, अपनी सलाह कर रहा है। या वही बात आप किसी गलत स्टाइल से कर रहे हैं तो फिर वो क्या कर, वो बंदा गुस्सा कर जाएगा। मीन के जो उसका माइंड है ना, जो आपकी बात को किस तरह से स्टाइल आपका क्या बात को कन्वे करने का तरीका क्या क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका बिहेवियर किस तरह से होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी की भी कुछ सब थोड़ी बहुत न हो गई होगी। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास जी साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी। साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी क्या है जी, साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ सिगमंड फ्रेड। जो सिगमंड फ्रेड जो था ना, दिस मूवमेंट पुट फॉरवर्ड व्यूज क्विट कंट्रेरी टू स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड बिहेवियरिज्म फॉर एक्सप्लेनिंग ह्यूमन बिहेवियर। ये जो था ना साइकोएनालिटिक बिहेवियर, जो साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी, ये स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और बिहेवियरिज्म सब के ये खिलाफ था। अब ये स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, फंक्शनलिज्म क्या है, बिहेवियरिज्म क्या है, ये नीचे आ रहा है, ये लेक्चर नंबर 28 में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, अब इसमें ये क्या कहता है जी, फ्रेड प्रेजेंटेड अ न्यू डायमेंशन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, द इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजी in the term of the totality of human behavior including the conscious, subconscious and unconscious behavior। अब इसने कॉन्शियसनेस जो शऊर था उसको उसने तीन जो ना स्टेजेस में उसको उसने तकसीम कर दिया। एक आपके पास कॉन्शियस है जो शऊर है, एक आपके पास है सब कॉन्शियस जो अनकॉन्शियस, यानी कि शऊर और लाशऊर के दरमियान एक चीज थी सब कॉन्शियस। अब उसने क्या किया था, ये साइको वैसे आपको इसके नाम से ज़ाहिर हो जाना चाहिए, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया, तज्जिया मतलब होता है जुज करना, आपने तोड़ के चीज़ों को देखना होता है। तो साइको एनालिटिकल साइकोलॉजी जो वो कहता है कॉन्शियस को, जो बंदे का शऊर है, उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया उसने, इसकी तीन स्टेजेस बना दी थी। ठीक है, इसने ये इसमें तीन स्टेजेस बना दी थी। ठीक है जी, अब इसमें क्या कहता है जी, structure of psyche, the concept of repression, Catherine in the form of revealing the unconsciousness, the psychosexual development and giving sex its right place in the realm of human behavior will always remain praiseworthy and memorable later on, and association with the development of psychoanalysis was formed। ठीक है जी, अब इसमें जो आपका साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी है ना, यहाँ पे सिर्फ आपने इसको इतना डीपली नहीं जाना, सिर्फ आपने यहाँ पे वो बात क्या क्लियर करनी है कि वो कहते हैं जी वो कौन सी साइकोलॉजी है जिसमें कॉन्शियसनेस को तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, और कौन कौन सी स्टेजेस थी, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और आपके पास जो है ना जी अनकॉन्शियस गैर शऊर, लाशऊर। ठीक है जी, यहाँ पे ये एक बात आपने याद कर ली। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको छोटी छोटी दो चार जो ना मोटी मोटी बातें बता के इनको एक जो ना इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना आपके माइंड में बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर इनको आप मजीद डिटेल में जाएंगे ये चीज़ें आपसे मिक्सअप हो जाएंगी, क्योंकि ये साइकोलॉजी का टॉपिक थोड़ा सा खुश्क टॉपिक तस्वर किया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट राउंड में इसको थोड़ा सा इसको जो ना स्केच अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करें। तो जैसे जैसे स्केच अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी चीज़ नेक्स्ट राउंड में चीज़ें ज़्यादा कवर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है ना ये जो आपके पास है, यहाँ पे ये जो साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी है, इसमें जो ना आप ये जो है ना ये जो आपका फ्रेड साहब थे ना, इन्होंने आपके पास जो वर्ड यूज किया था सेक्सुअल एक्टिविटी का वर्ड यूज किया था। ठीक है जी, अब सेक्सुअल एक्टिविटी को जनाब ये चेंज किया था एक बंदे ने जनाब। ठीक है जी, उसने जनाब इसको जनाब ये जो है आपके पास फ्रॉड पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकॉज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर ओन साइकोलॉजी सिस्टम बेस्ड अपॉन देयर ओन व्यूज टू सिस्टम नेमली इंडिविजुअल साइकोलॉजी एस्टेब्लिश्ड बाय अल्फ्रेड एडलर एंड एनालिटिकल साइकोलॉजी एस्टेब्लिश्ड बाय कार्ल जंग। तो ये सिर्फ आपने ये दो नाम याद कर लेने। ठीक है जी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो अल्फ्रेड जना एडलर ने की थी, और एनालिटिकल साइकोलॉजी जना ये आपके पास जंग ने की थी। ठीक है जी, समझ आ गया जी।
और उसके बाद आपके पास जना जी ये आपके पास फ्रेड जो ना फ्रेड फ्रेड जनाब जनाब जो वर्ड सेक्स था ना, सेक्स उसने एक्सेसिव इंपॉर्टेंस दी थी अपनी इस थ्योरी में, ठीक है। लेकिन अब ये जो ना ये जो आपके पास इस सेक्स के वर्ड को जनाब उसने कन्वर्ट किया था, चेंज किया था, ठीक है। इसमें इसमें लिबिडो में ठीक है जी। ये स्टाइल जंग जो था ना, इसने सेक्स के वर्ड को चेंज कर दिया था लिबिडो में, ठीक है। इसने लिबिडो की जनाब एग्जाम्पल देके तो आप समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल थी, कैसे समझाया था, क्या किया था, सिर्फ आपने वो अभी याद नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे यही आपने देखना है कि सेक्स का वर्ड किसने यूज किया था, फ्रेड ने, और लिबिडो का लफ्ज किसने यूज किया था जी, जंग ने, स्टाइल जंग ने, ठीक है जी। समझ आ गई जी, क्लियर होगी बात। यहाँ पे ये आपने दो बातें सिर्फ क्लियर कर लेनी है, तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट राउंड में जो है ना इसको हम मजीद डिटेल में दो चार चीज़ें ऐड करेंगे। तो चूंकि हमने कोई साइकोलॉजी का पेपर तो नहीं देना है, हमने सिर्फ इसको जो ना पैडागोजी के वाले से जो आपको जो बेसिक चीज़ें जो हमारी ज़रूरत है वही हम करेंगे, ज़्यादा जो ना अपने आप को इसमें फंसाएंगे नहीं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी आपके पास लेक्चर 28 था, इसमें स्ट्रक्चरलिज्म का आपके फाउंडर इनके सबसे पहले आपने याद करने हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म का फाउंडर कौन था। ये सिर्फ नाम आपने याद करना है, इनकी आप जो है ना इनकी जो ना लाइफ टाइम ये आपने नहीं याद करना, ये बिल्कुल भी नहीं याद करना, ठीक है। और ये बंदा कहाँ से था, ये आपके पास जो है ना जर्मनी से। और यहाँ पे जो आपने याद करना फर्स्ट साइकोलॉजी लेबॉर्ट्री, जो साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबॉर्ट्री थी वो भी जनाब जर्मनी में बनी थी, जर्मनी जिसकी लिप्जिग उसका शहर था। और उसने जरा 1879 में जनाब ये पहली साइकोलॉजी की लेबॉर्ट्री बनी थी। ये भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इसका आपने ये याद कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद आपने याद कर लिया जी, ये आपके पास जो है ना जी या जी फंक्शनलिज्म जरा विलियम जेम्स, ये इसका सिर्फ आपने नाम याद करना है कि फंक्शनलिज्म का फाउंडर कौन था, ये था जी, ठीक है, समझ आ गया जी। और उसमें ये जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी ना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उससे ये जनाब ये था, ये वहाँ से मुतासर होकर इसने ये जनाब ये साइकोलॉजी की ये फाउंडेशन ये जो नजरिया उसने पेश किया था, ठीक है जी। समझ आ गई, क्लियर होगी बात। ये दो बातें सिर्फ आपने क्लियर कर लेनी है, ये जो ना स्ट्रक्चरलिज्म के वाले से आपने ये जो फर्स्ट साइकोलॉजी लेबॉर्ट्री के वाले से बात, दूसरी बात की एक तो सर आप उसका फाउंडर याद किया और दूसरी आपने लेबॉर्ट्री की बात यहाँ पे याद कर ली। फंक्शनलिज्म में आपने एक उसका फाउंडर याद किया और एक हमने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी किसी यहाँ से ये जनाब हुआ था, इंप्रेस हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के आवाला से ये आपके पास मैक्स विथरमार, वुल्फ गैंग, ठीक है जी, और कुल्ट कुफका। अब यहाँ पे ये मुश्किल नेम है, तो इनमें सिर्फ आप क्या करें, एक नेम जो आपको आसान लगता है ना, जैसे कुफका ये आसान लग रहा है, या कुल्ट नजर आ रहा है, ठीक है जी, वुल्फ गैंग या आपके पास मैक्स, तो यहाँ से क्वेश्चन जब आपको MCQ आएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपने इनके नाम जो ना आसान याद कर लें, ठीक है जी, समझ आ गई है जी। और उसके बाद आपके पास है जी ये जो आपके पास है जी ये गेस्टाल्टिक साइकोलॉजी emerged as a reaction to the reductive approach of structuralism emphasizing holistic perception और sensory information। यहाँ पे ये जो आपके पास है, यहाँ पे सिर्फ आपने यही याद करना है, ये इनके जो फाउंडर है फिर वही आपने याद करना है, ठीक है जी। उसको साइकोएनालिसिस पहले भी काफ़ी तो हो चुका है जी, फ्रेड का नाम पहले भी आपने याद कर लिया हुआ है इसका, ठीक है। ये तो आपको साइकोएनालिसिस को काफ़ी आपने डिटेल से भी उसमें दो चार चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं, ठीक है जी, समझ आ गया। और उसके बाद और आपके पास साइकोएनालिसिस में आपने वो कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की वो तीन स्टेजेस आपने याद करनी है। फिर बिहेवियरिज्म ऑलरेडी आपने काफ़ी इसको डिटेल से पढ़ लिया, ठीक है जी। ये आपने बिहेवियरिज्म को आपने क्लियर कर लिया, ठीक है जी। अब इनके जो मजीद जो बातें जो आपने याद करें, इनका जो कंसेप्ट याद करना है, ये जो आपके पास स्ट्रक्चरलिज्म है या आपका जो फंक्शनलिज्म है, इनकी सिर्फ एक डेफिनेशन आपने याद करनी है। डेफिनेशन आपने क्या याद करनी है वो सिर्फ देख लें, वो सिर्फ जैसे ऊपर आपने याद किया ना, इनको भी आपने एक डेफिनेशन के थ्रू ही इनका जो डिफरेंस है ना वो अपने माइंड में बिठाना है। वो जरा आपको मैं इसका जो बताता हूँ कि आपने इसका डिफरेंस किस तरह से बिठाना है। अब सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। स्ट्रक्चरलिज्म का कंसेप्ट आपने देखना है, कंसेप्ट क्या है जी। द प्राइमरी गोल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म वाज टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हाउ दे कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्सपीरियंसेस। अब देखें, स्ट्रक्चरलिज्म जैसे इसका नाम से ज़ाहिर है कि स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर ये फोकस करता है कि जो आपका जो माइंड है, जो आपके बंदे का ज़हन है, उसने जो काम किया है, ठीक है जी, जो मेंटल प्रोसेस है, जो इंसान का जो मेंटल प्रोसेस है, ठीक है जी, उसके उस प्रोसेस को आप उस प्रोसेस का स्ट्रक्चर समझना है।
जो मेंटल प्रोसेस है ना, जो भी बंदे ने, जो भी बंदे का बिहेवियर है, जो भी बंदा बिहेवियर शो कर रहा है, उसका जो मेंटल प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल कोई भी कुछ स्टिमुलाई बंदे को आया है, कोई भी मुहर्रक आया है, कोई भी किसी बंदे के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ है, उसके उसको उसने रिस्पॉन्स किया है, तो उस मुहर्रक और रिस्पॉन्स के दरमियान जो उसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स आए हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस आए हैं, जो मुख्तलिफ उसका प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को आपने तोड़कर छोटे छोटे हिस्सों में, उसको मुख्तलिफ स्टेप्स में तोड़ कर देकर, तो उसमें आपने उसकी स्टडी करनी होती है, उसकी आपने स्टडी करनी होती है कि जो आपका मेंटल प्रोसेस है ना, मेंटल प्रोसेस को आपने क्या करना है कि उसके बेसिक एलिमेंट्स में चेंज करके, तो आपने चेक करना होता है कि बच्चे ने जो भी सामने जो बंदा है उसने जनाब स्टिमुलाई को रिसीव कैसे किया, फिर उसके ऊपर जनाब उसने सोचा कैसे है, कितनी देर सोचा है, उसके बाद उसने रिस्पॉन्स किया है, उसने रिस्पॉन्स कैसे किया है, तो उसके बेसिक मेंटल प्रोसेस के बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर ये जोर देती है स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म क्या है जी? फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट क्या है जी? फंक्शनलिज्म फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर इन टर्म ऑफ दियर रोल इन अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट। क्या मतलब है? जो फंक्शनलिज्म है ना जी, जो फंक्शनलिज्म है वो ये नहीं देखती कि उसका प्रोसेस क्या है, उसका ये नहीं देखता कि एक बंदा है, उसको कोई भी मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, एक बंदा है उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, तो अब स्ट्रक्चरलिज्म तो क्या करेगी, उसका स्ट्रक्चर को देखेगा, वो बंदा वो जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उसके अंदर वो कैसे एडजस्ट होता है, वो कैसे एडजस्ट हुआ है, वो कैसे एडजस्ट होता है, तो वो उसके उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करती है। लेकिन जो आपके पास जो फंक्शनलिज्म है, ये फंक्शन पे काम करती है, फंक्शन के ऊपर। फंक्शन के मतलब कि उसने क्या किया जी, उसको उसने अब जो बंदा है उसने अपने आप को एडजस्ट कैसे किया, वो एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। फंक्शनलिज्म सिर्फ ये देखती है कि जनाब जो बंदा है उसको जो स्टिमुलाई आया है, जो भी उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, उसके अंदर वो अपने आप को एडजस्ट कर पाया है कि नहीं। स्ट्रक्चरलिज्म ने देखना है कि कैसे उसने उसको अपने आप को वहां पे सेट किया है, अगर सेट नहीं किया तो कैसे कैसे वो डिस्टर्ब हुआ है, वो क्यों नहीं सेट हो सका न्यू एनवायरनमेंट में। मुझे उम्मीद है कि आपको इनके आप बारीक बारीक इसमें जो ना फर्क होते हैं तो वो आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी गेस्टाल्टिक, आपके पास आ जाता है गेस्टाल्टिक। गेस्टाल्टिक आपका साइकोलॉजी है। ये क्या जी? गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट आपके पास जो गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी ये कहते हैं जी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आपको कहता है जी एज ए होल देखता है। गेस्टाल्ट ये भी आपके पास जो है ना, ये स्ट्रक्चरलिज्म के ही अब मिलता जुलता है, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म जो है ना जी वो देखता है जी, अब स्टेप बाय स्टेप देखता है। लेकिन गेस्टाल्ट का कंसेप्ट क्या है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी फोकस ऑन हाउ पीपल परसीव एंड ऑर्गेनाइज सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल होल रेदर देन द एनालाइजिंग। वो कहता है जी एनालिसिस इसमें नहीं करना। जो आपके पास गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, गेस्टाल्टिक भी पढ़ते हैं, गेस्टाल्ट भी पढ़ते हैं, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है ये जनाब आपके किसी किस्म की एनालिसिस में नहीं जाता। ये कहता है जी एज ए होल जो ना उसने अडॉप्ट कैसे कर लिया है, उसका अपने उसको एज ए होल देखना, उसके अपने स्टेप्स को नहीं देखना। वो जो आपके जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो स्टेप्स को देखता है, लेकिन जो गेस्टाल्ट है ये स्टेप्स को नहीं देखता, एज ए होल कंप्लीट जो है ना जी आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है उसको ही देखता है। ठीक है जी। जो किस तरह से उसने न्यू एनवायरनमेंट को अडाप्ट किया, ठीक है जी, उसका मुकम्मल प्रोसेस देखता है, उसमें स्ट्रक्चर्स को नहीं देखता। ठीक है जी। उसके बाद आपका साइकोएनालिसिस। ये साइकोएनालिसिस तो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। साइकोएनालिसिस तो आपने ऊपर भी इसमें आया है। ठीक है जी। फोकस ऑन अनकवरिंग अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू इंटरस्पेक्शन एंड एनालिसिस। क्या मतलब है कि जो आपके पास जो ना साइकोएनालिसिस है, ये जो आपके पास है अनकॉन्शियस माइंड को वो जो ना उसने कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस को मिला के उसने किस तरह से जो ना आपके जो उसको प्रॉब्लम थी उसको उसने कैसे सॉल्व किया। ठीक है जी। ये जो ना आपके पास जो ना ये जो आपने जो ना जो भी उस बंदे के माइंड में जो 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 उसमें चल रहे होते हैं ना, जो उसके जो माइंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं, उस जो इन्फ्लुएंस बिहेवियर होता है उस पर जो जोर देता है साइकोएनालिसिस आपका। ठीक है जी। उसके बाद बिहेवियरिज्म तो आपने देख लिया कि वो कहता है जी शऊर या जहानत नाम की किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं, माइंड वगैरह कुछ भी नहीं है। जो भी आपका जो ज़ाहिरी उसका शक्ल सूरत है, ज़ाहिरी जो भी उसका जो भी वो रिस्पॉन्स कर रहा है वही सारा कुछ उसकी बिहेवियर है, वही सारा कुछ उसका शऊर है, वही उसका जनाबा जो भी उसका रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स और स्टिमुलाई के ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि कैसे उसने रिस्पॉन्स किया। वो किसी किसी के स्ट्रक्चर की बात नहीं करता, फंक्शन की बात नहीं करता
किसी किस्म के कॉन्शियसनेस की, सब कॉन्शियसनेस, किसी किस्म की किसी की वो बात नहीं करता बिहेवियरिज्म में। ठीक है जी। अब ये कंपैरेटिव एनालिसिस है। जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस जब आप पढ़ेंगे, अब हो सकता है कि मेरी बात आपको समझ ना आई हो, तो जब आप खुद इसको 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा पढ़ेंगे ना, ये कंपैरेटिव एनालिसिस को पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी। नो डाउट, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होता है, समझ मुश्किल से आती है, लेकिन अगर आप 2-4 दफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मजीद समझ आ जाएगी। और मजीद कल जब इसके पास्ट पेपर क्वेश्चन शेयर करूंगा आपके टेस्ट में, तो मजीद आपको समझ आ जाएगी कि जनाब इसके पास्ट पेपर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।